हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे नर्सिंग लर्निंग चैनल पे। आज हम देखेंगे इक्लाम्शिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जीएनएम हो या बीएससी हो। ये ऑब्स्टेटिक गायनिक का 15 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म इस पे आता ही है यूनिवर्सिटी में। सो सब ध्यान से देखिए इस वीडियो को। फर्स्ट, इक्लाम्शिया डेफिनेशन. It is derived from the Greek word meaning like a flash lightning. It may occur quite abruptly, without any warning manifestation. The disease is preceded by the feature of the severe preeclampsia. इसमें क्या फर्स्टली क्या बताया है कि इक्लाम्शिया ये वर्ड कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? ग्रीक वर्ड से। और इसका मीनिंग क्या है? लाइक अ फ्लैश लाइटनिंग। ठीक है, एकदम से लाइट का फ्लैश जैसे आता है वैसे इक्लाम्शिया की डिसीज कंडीशन अचानक से दिखाई देती है, इसलिए इसको इक्लाम्शिया ऐसे नाम दिया गया है। ठीक है, फर्स्टली कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड, मीनिंग है लाइक अ फ्लैश लाइटनिंग। उसके बाद ये कब बोलते हैं कि इक्लाम्शिया हुआ है? जब इसमें सीवियर प्री इक्लाम्शिया का जो कंडीशन है उस फीचर को हम बोलते हैं इक्लाम्शिया। ठीक है, अब प्री इक्लाम्शिया क्या है? तो प्री इक्लाम्शिया इसमें दिया नहीं है। प्री इक्लाम्शिया क्या है? जिसमें 3 चीज़ें याद रखना है आपको। फर्स्टली क्या याद रखना है? प्री इक्लाम्शिया में पेशेंट की ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई। उसके बाद प्रोटीन यूरिया, और तीसरी थिंग है स्वेलिंग ऑन लोअर लिम्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें अगर हो रही है पेशेंट में तो हम उसको बोलेंगे प्री इक्लाम्शिया का केस। ठीक है, और अगर ये चीज़ें बहुत सीवियर हो रही है और इसमें पेशेंट को क्या आ रहा है? कन्वल्शन और कोमा। कन्वल्शन मीन्स फीट्स जो होते हैं वो। अगर प्री इक्लाम्शिया कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सीवियर हो गया और पेशेंट को कन्वल्शन या कोमा की कंडीशन हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्लाम्शिया। ठीक है, देन नेक्स्ट है अपना इंसिडेंस। तो कितना रेट है कि कितने लोगों में इंसिडेंस देखने को मिलता है प्री इक्लाम्शिया का? तो फर्स्टली अबाउट 1 इन पर 1000 प्रेगनेंसीज कॉमन इन प्राइमी ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा मीन्स जो मदर फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, और ये 1000 मदर में से एक मदर में ऐसे डिसीज कंडीशन देखने के लिए मिलती है हमें। ठीक है, देन नेक्स्ट है इटियोलॉजी. Etiology means the causes. The exact cause is unknown, but cerebral ischemia and oedema were suggested. इसमें क्या होता है कि कॉजेज़ तो कंफर्म पता नहीं कि कौन से कॉजेज़ की वजह से इक्लाम्शिया की कंडीशन ऑकर होती है, पर सेरेब्रल इस्चेमिया मीन्स क्या होता है? अगर ब्रेन को कोई इंजरी हुई और जो ब्लड फ्लो है ब्रेन को उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ गए, स्वेलिंग आ गई, उसके वजह से हो सकता है। उसके बाद अदर लिस्ट ऑफ इटियोलॉजिकल थेरीज आर प्रेजेंट। दे आर, कुछ थेरीज़ हैं जो बताती है कि ये कॉज हो सकता है प्री इक्लाम्शिया का। तो फर्स्ट है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में क्या है कि अगर मदर में ये कंडीशन हुई है ड्यूरिंग डिलीवरी तो इन फ्यूचर उनकी लड़की को भी वही प्रॉब्लम हो सकती है. देन सेकेंड, एबनॉर्मल कोएगुलेशन मीन्स अगर मदर में एबनॉर्मल कोएगुलेशन की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी उनको इक्लाम्शिया हो सकता है. उसके बाद एंडोथेलियल सेल इंजरी हुई है तो. उसके बाद कैल्शियम मेटाबॉलिज्म अगर एबनॉर्मल है तो क्या होगा कि हार्ट फंक्शन में प्रॉब्लम होगी, और हार्ट फंक्शन में प्रॉब्लम है मतलब ब्लड प्रेशर रेज होगा और इक्लाम्शिया की कंडीशन ऑकर होगी. देन ई है अल्टरनेशन इन प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिविटी. प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन की एक्टिविटी में कुछ अल्टरनेशन आ रहा है, उसकी वजह से इक्लाम्शिया हो सकता है.
अल्टरनेशन इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? किडनी में। अगर इसमें कोई अल्टरेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि किडनी अफेक्ट हुई है, और अगर किडनी अफेक्ट हुई है तो उसका कनेक्शन हार्ट से है, मतलब हार्ट भी अफेक्ट हो रहा है, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होके इक्लाम्शिया की कंडीशन ऑकर हो रही है। क्या याद रखना है कॉजेस में? फर्स्टली कॉजेस अननोन है, उसके बाद सेरेब्रल इस्चेमिया और ओडिमा, उसके बाद थेरीज में क्या? जेनेटिक, उसके बाद एबनॉर्मल कोएगुलेशन, एंडोथेलियल सेल इंजुरी, एबनॉर्मल कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिविटी अल्टर्ड हो जाती है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अल्टर्ड हो जाता है। और कौन से कॉजेस है कन्वर्शन आने के? तो एनारोक्सिया, स्पाज्म ऑफ सेरेब्रल वेसल्स फॉलोइंग हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से जो सेरेब्रल वेसल्स है उसमें स्पाज्म आ जाता है। उसके बाद इंक्रीज सेरेब्रल वस्कुलर रेजिस्टेंस, सेरेब्रल वस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से कन्वर्शन होते हैं। उसके बाद सेरेब्रल ऑक्सीजन कंजप्शन, मीन्स ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, कम ऑक्सीजन मिल रहा है, तो एनाक्सिया की कंडीशन होगी और उसकी वजह से कन्वर्जन आएंगे। उसके बाद अगर ब्रेन में स्वेलिंग आई हुई है, उसकी वजह से इरिटेशन होगा और इक्लाम्शिया में कन्वर्जन आ सकते हैं। देन नेक्स्ट है क्लिनिकल पिक्चर्स। तो क्लिनिकल पिक्चर्स मीन्स साइन एंड सिम्टम ही है। तो इक्लाम्शिया में क्या होता है? कन्वल्स होती है मदर, ब्लड प्रेशर हाई होके। तो फिर इसके 3-4 स्टेजेस है क्लिनिकल पिक्चर। क्लोनिक में क्या है? क्लोनिक में कन्वल्शन ऑकर where there is a alternative contraction and relaxation of the body muscle। क्लोनिक में क्या होता है? कन्वल्शन आ जाते हैं। पहले 2 इसमें आए नहीं, जो स्टार्ट हुआ था, और थर्ड क्लोनिक में कन्वल्शन आ गया है। बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स जो है वो अल्टर्ड हो गया है। फेस इज़ कंजेस्टेड, टंग में भी बीटन, टंग बाइट होने के चांसेस बहुत रहते हैं जब कन्वल्स होता है पेशेंट तब। उसके बाद ब्लड स्टेन फ्रॉथी सलाइवा अपीयर्स इन द माउथ, मदर के माउथ में फ्रॉथी और ब्लड स्टेन सलाइवा देखने को मिलता है। और ड्यूरिंग कन्वल्शन इनवॉलेंटरी मदर स्टूल और यूरिन भी पास कर देती है। उसके बाद टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है, क्योंकि मस्कुलर एक्टिविटी ऑफ पेशेंट अनकॉन्शियस रहती है। पेशेंट में जो मस्कुलर एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है, और पेशेंट क्या हो जाता है? अनकॉन्शियस हो जाता है, अनकॉन्शियस, और ये 1 मिनट के लिए रहती है। क्लोनिक स्टेज में C फॉर कन्वर्शन याद रखना, ठीक है? C फॉर क्लोनिक, C फॉर कन्वर्शन। कन्वर्शन के बाद क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी मसल्स अल्टर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? टंग बाइट हो सकता है, सलाइवा में ब्लड स्टेन सलाइवा मिलता है, और इनवॉलेंटरी स्टूल और यूरिन पास हो जाती है, और लास्ट टेम्परेचर इंक्रीज और पेशेंट अनकॉन्शियस, ठीक है? देन अपना लास्ट है कोमा। इफ़ इट मे लास्ट फॉर फ्यू आवर्स, कोमा जो है वो कुछ आवर्स के लिए रहता है लास्ट। ये थे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इक्लाम्शिया। 3-4 है प्री मॉनिटरिंग स्टेज, टोनिक स्टेज, क्लोनिक स्टेज और कोमा। प्री मॉनिटरिंग 30 सेकेंड, टोनिक 30 सेकेंड, क्लोनिक में कन्वर्शन आते हैं और ये 1 मिनट के लिए रहती है, और लास्ट कोमा कुछ आवर्स के लिए रहती है। उसके बाद अलार्मिंग सिम्टम्स। ऐसे कौन से सिम्टम्स है जो अलार्म देते हैं, साइन देते हैं कि नहीं ये इक्लाम्शिया हो सकता है? तो फर्स्ट है हेडेक,
मदर को हेडेक होगा, उसके बाद डिस्टर्ब स्लीप होगी, उसके बाद डिमिनिश यूरिनरी आउटपुट, यूरिनरी आउटपुट जो है वो कम हो जाएगा, उसके बाद ईपीगैस्ट्रिक पेन, ईपीगैस्ट्रिक पेन मीन्स डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है ऐसे लगेगा मदर को, पेन होगा अपर गैस्ट्रिक ट्रैक में, उसके बाद आई सिम्टम, तो आइज़ जो है वो रोल्ड अप हो जाते हैं, हमने फर्स्ट प्री मॉनिटरिंग स्टेज में देखा था वो। ये चीज़ें अगर है पेशेंट में तो हम बोल सकते हैं कि मदर को प्रीक्लैम्सिया की कंडीशन है। और एक अलार्मिंग साइन क्या है कि मदर का ब्लड प्रेशर हाई होगा, ठीक है। हेडेक, डिस्टर्ब स्लीप, डिमिनिश यूरिनरी आउटपुट, एपिगैस्ट्रिक पेन, आई सिम्टम और ब्लड प्रेशर हाई। देन और कौन से साइन है? एबनॉर्मल वेट गेन हो सकता है और रिस्क ऑफ बीपी अबाव 140 to 90 mm ऑफ Hg। उसके बाद प्रोटीनयूरिया, प्रोटीनयूरिया में यूरिन में प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहेगी। उसके बाद सेरम यूरिक एसिड लेवल मोर देन 4.5 mg/cent, सेरम यूरिक एसिड लेवल जो है वो 4.5 mg से बढ़ जाएगा। सेरम क्रिएटिनिन लेवल भी है वो भी बढ़ जाएगा 1 mg/dl से। ऑनसेट ऑफ फीट्स, तो ऑनसेट ऑफ फीट्स कब होते हैं? फीट्स ऑकर मोर कॉमनली बियॉन्ड द 36th वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 36 वीक के बाद मतलब 9 मंथ के बाद ही चांसेस रहते हैं ज़्यादा कि मदर को फीट्स देखने को मिले। तो फर्स्ट क्या है? एंटीपार्टम इक्लाम्शिया 50%, एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम एंड पोस्टपार्टम। एंटीपार्टम मतलब क्या होता है? ANC बिफोर लेबर, इंट्रापार्टम ड्यूरिंग लेबर और पोस्टपार्टम आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी एंड द प्लासेंटा, ठीक है। तो एंटीपार्टम में 50% चांसेस होते हैं, एंटीपार्टम में 50%, बिफोर, इंट्रा मीन्स ड्यूरिंग में 25% और पोस्टपार्टम में 25% ऑकर विद इन 48 आवर्स ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी होने के 48 आवर के बाद 25% चांसेस होते हैं कि मदर को फिट्स आ सकते हैं और इट इज़ द यूजुअली द मोस्ट डेंजरस वन। पोस्टपार्टम पीरियड वाला जो होता है वो मोस्ट डेंजरस वन फिट्स होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं सीवियरिटी ऑफ इक्लाम्शिया। सीवियरिटी में क्या हो सकता है? इसमें क्या है? 1 और मोर सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो कोमा ऑफ 6 और मोर आवर्स, मदर कोमा में जा सकती है, ठीक है। फर्स्ट कोमा हो सकता है, उसके बाद टेम्परेचर जो है वो 39 डिग्री सेल्सियस और मोर, इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ सकता है। पल्स ओवर 120 पर मिनट बढ़ सकते हैं। फिर ब्लड प्रेशर भी 200 mm ऑफ Hg तक जाता है। रेस्पिरेटरी रेट भी 40 mm और कन्वर्जन है वो मोर देन 10 कन्वर्जन, 10 से भी ज़्यादा कन्वर्जन टाइम कन्वर्स होती है मदर। तो सीवियरिटी ऑफ इक्लाम्शिया में क्या क्या है? फर्स्ट कोमा, उसके बाद पूरे वाइटल साइन है अपने जो TPR जो हम बोलते हैं और साथ में ही ब्लड प्रेशर वो सब बढ़ जाता है, ठीक है। और TPR और BP, ठीक है, ये सब बढ़ जाएंगे इंक्रीज। और कन्वर्स भी कितने बार होती है? 10 से ज़्यादा बार। देन नेक्स्ट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम? एपिलेप्सी मीन्स अगर मदर कन्वर्स हो रही है तो हम बोलेंगे कि मदर इक्लाम्शिया का केस है। उसके बाद इंट्राक्रैनियल हेमोरेज मीन्स ब्रेन में कुछ ब्लीडिंग हो रही है
इंजरी की वजह से या फिर अदर कोई कॉजेस है, उसकी वजह से मदर को कन्वर्जन आएंगे। देन हिस्टेरिया, अगर मदर में अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट दिख रहे हैं, इमोशंस दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। हिस्टेरिया मीन्स अगर मदर कन्वर्स हो रही है तो हम बोलेंगे कि मदर इक्लाम्शिया का केस है। उसके बाद इंट्राक्रैनियल हेमोरेज मीन्स ब्रेन में कुछ ब्लीडिंग हो रही है इंजरी की वजह से या फिर अदर कोई कॉजेस है, उसकी वजह से मदर को कन्वर्जन आएंगे। देन हिस्टेरिया, अगर मदर में अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट दिख रहे हैं, इमोशंस दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। हिस्टेरिया का मीनिंग ही वही है, अनकंट्रोल्ड इमोशन, एक्साइटमेंट। अगर ऐसा दिख रहा है, मदर बहुत ज़्यादा हंस रही है, मदर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई है, ये है हिस्टेरिया की कंडीशन। उसके बाद मेनिंजाइटिस की कंडीशन है तो भी हो सकता है मदर को इक्लाम्शिया। ब्रेन ट्यूमर है तो भी हो सकता है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये 5 to 7 मार्क्स के लिए यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑफ द इक्लाम्शिया। तो फर्स्ट, हॉस्पिटलाइजेशन इज़ मैंडेटरी, मदर को हॉस्पिटलाइज करना ही है अगर फीट्स आते हैं मदर में। उसके बाद इफ़िशिएंट नर्सिंग इज़ इन अ सिंगल क्वाइट सेमी डार्क रूम टू प्रिवेंट एनी ऑडिटरी और विजुअल स्टिमुली। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो तो लेबर ANC वार्ड में या फिर लेबर रूम के साइड में एक डार्क रूम दिखती है या फिर सेमी डार्क, उसको इक्लाम्शिया रूम भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि इक्लाम्शिया की कंडीशन वाले मदर को रखा जाता है, जिससे उनको जो ऑडिटरी और विजुअल स्टिमुली है वो नहीं मिलती, प्रिवेंट होते हैं और कन्वल्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट मदर को हॉस्पिटलाइज करना है, सेकंड सेमी डार्क रूम में रखना है और ऑडिटरी और विजुअल स्टिमुली से प्रिवेंट करना है। उसके बाद अगर मदर बहुत ज़्यादा कन्वल्स हो रही है तो हम उनको सेडेशन देंगे और उसके बाद हमको फोलिस कैथेटर अप्लाई करना है। एंड देन द अर्ली आउटपुट ऑफ यूरिन इज चार्टेड, प्रोटीनयूरिया, हेमाचोरिया एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी आर नोटेड। क्या करना है, फोलिस कैथेटर अप्लाई करना है और इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है। उसके बाद यूरिन कैसी है, प्रोटीन यूरिया है या हेमाचूरिया है, वो नोटिस करना है। उसके बाद केयर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय, रेस्पिरेटरी सिस्टम की केयर करनी है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हेड डाउन टिल्ट टू हेल्प द ड्रेनेज ऑफ ब्रोंकियल सिक्रेशन। मदर का हेड डाउन और टिल्ट रखना है, उससे क्या होगा, जो ब्रोंकियल सिक्रेशन है वो ड्रेन आउट हो जाएंगे। उसके बाद पेशेंट की पोजीशन जो है वो चेंज करनी है फ्रीक्वेंटली। उसके बाद अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसको एस्पिरेट करके, सक्शन करके क्लियर रखना है। उसके बाद प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक देना है जिससे मदर को कोई इन्फेक्शन ना हो। और लास्ट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन देना है, क्योंकि फिट्स आने के बाद वैसे भी मदर को एनोक्सिया की प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन लेवल ब्रेन तक बहुत कम हो जाता है, फॉल हो जाता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करना है। देन द टंग इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम बाइटिंग बाय प्लास्टिक माउथ गैग। तो टंग बाइट कैसे प्रिवेंट करना है, प्लास्टिक माउथ गैग के यूज़ से। उसके बाद ऑब्जर्वेशन फॉर, क्या ऑब्जर्व करना है अब हमको मदर में क्या ऑब्जर्व करेंगे, अपना मेन TPR प्लस ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्स चेक करना है, टेंडन रिफ्लेक्सेस। उसके बाद यूरिन चेक करना है और नंबर ऑफ़ फीट्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ कोमा, मदर को कितने बार फीट्स आ रहे हैं और कोमा का ड्यूरेशन क्या है, ये भी
ऑब्ज़र्व करना है। उसके बाद यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, क्या मदर को यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं लेबर के लिए, वो भी हमको ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है। उसके बाद फीटल में हम क्या देखेंगे, अब हमने मदर को तो देख लिया, लेकिन फीटस भी है मदर के वूम में, उसकी भी केयर लेनी है। तो फीटस में हम एक ही बात देख सकते हैं मेन, वो है फीटल हार्ट साउंड। तो फीटल हार्ट साउंड क्या है, फीटल हार्ट रेट क्या है, नॉर्मल है कि कम हो रहे हैं, ये हमें ऑब्ज़र्व करना है। देन मेडिकल मेजर्स, तो अभी तक हम क्या देख रहे थे, मैनेजमेंट में जनरल मेजर्स। जनरल मेजर्स में क्या, मदर को हॉस्पिटलाइज करना है, सेमी डार्क रूम में रखना है, फोलिस कैथेटर देखना है, यूरिन आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक की सिक्रेशन रिमूव करना है, और लास्ट ऑक्सीजन देना है। ऑक्सीजन देने के बाद टंग बाइट प्रिवेंट करना है, और फीटस और मदर को ऑब्ज़र्व करना है। अब हम देखेंगे मेडिकल मेजर्स। तो मेडिकल मेजर्स में क्या है, मेडिकल मेजर्स आया मीन्स मेडिसिन याद रखना। अब मेडिसिन में भी हम कौन से देने वाले हैं मेडिसिन, मदर कन्वल्स हो रही है तो फर्स्टली हमको उनको सेडेट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव, मदर का ब्लड प्रेशर हाई है इसलिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देंगे। देन एंटी कन्वल्सेंट, क्योंकि मदर को कन्वर्शन से भी प्रिवेंट करना है। और मसल रिलैक्सेंट, और यूरिन आउटपुट भी चेंज हो गया है उसके लिए डायूरेटिक्स और अदर ड्रग्स। तो फर्स्टली सेडेटिव्स में क्या है, मॉर्फिन देंगे 10 to 20 mg IM, और डाइजेपाम दे सकते हैं 10 mg IV ओवर 4 minutes एज पर डॉक्टर ऑर्डर। और डाइजेपाम एज अ एंटी कन्वल्सेंट भी यूज़ होती है। सेडेशन में क्या, मॉर्फिन, डाइजेपाम। उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव में क्या देंगे, पोटेंट एंड रैपिडली एक्टिंग ड्रग्स आर यूज व्हेन नीडेड, जब नीडेड है तभी यूज़ करेंगे ड्रग्स एंड एंटी हाइपरटेंसिव। उसके बाद एंटी कन्वल्सेंट में प्री इक्लाम्शिया का अगर है तो जीएनएम में मोस्ट कॉमन कुछ पूछा गया एमसीक्यू है ये, कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो किस डिसीज़ के लिए यूज़ होता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट मीन्स MgSO4, ये यूज़ होता है इक्लाम्शिया के लिए। ठीक है। और ये क्या है, एक एंटी कन्वल्सेंट भी यूज़ होती है। सेडेशन में क्या, मॉर्फिन, डाइजेपाम। उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव में क्या देंगे, पोटेंट एंड रैपिडली एक्टिंग ड्रग्स आर यूज व्हेन नीडेड, जब नीडेड है तभी यूज़ करेंगे ड्रग्स एंड एंटी हाइपरटेंसिव। उसके बाद एंटी कन्वल्सेंट में प्री इक्लाम्शिया का अगर है तो जीएनएम में मोस्ट कॉमन कुछ पूछा गया एमसीक्यू है ये, कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो किस डिसीज़ के लिए यूज़ होता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट मीन्स MgSO4, ये यूज़ होता है इक्लाम्शिया के लिए। ठीक है। और ये क्या है, एक एंटी कन्वल्सेंट है, वाइवा में भी पूछते हैं। और इसका एक्शन क्या है, इनहिबिट्स द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, सेडेशन, पेरिफेरल वैसोडाइलेशन एंड डायूरेसिस। देते कितना है, इसका लोडिंग डोज है 4 ग्राम ऑफ 20% सोल्यूशन इज़ गिवन IV। ठीक है। और ये क्या करता है, जो मदर को फीट्स आ रहे हैं उनको कम करता है। Then before each maintenance dose the following criteria should be checked। MgSO4 देने से पहले हमको कुछ क्राइटेरिया है उसको चेक करना है। तो फर्स्टली नी जर्क शुड बी प्रेजेंट, नी जर्क प्रेजेंट है क्या वो देखना है। रेस्पिरेटरी रेट
16 पर ब्रीथ पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए। यूरिन आउटपुट 30 ml से लेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद MgSO4 हम IM भी दे सकते हैं, लेकिन उसका लोडिंग डोज अच्छे से प्रॉपरली डिवाइड करके देना है। 6 to 10 ग्राम लेना है। और देना कैसे है? बोथ बटक्स में 4 to 5 ग्राम 6 आवर में। ठीक है। देन द एंटीडोट। MgSO4 का एंटीडोट क्या है? 10 ml ऑफ 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट गिवन स्लोली IV। अगर कोई प्रॉब्लम होती है मदर को तो हम एंटीडोट भी दे सकते हैं MgSO4 का। उसके बाद फेनोटोइन, ये भी एक एंटी कन्वल्सेंट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है which can be used to prevent the recurrent of fits, not for its termination as it after about 20 minutes। और इसका डोज क्या है? 18 ग्राम पर kg बॉडी वेट स्लोली IV। उसके बाद सोडियम थियोपेंटोन और मसल रिलैक्सेंट में यूजुअली use prior to the procedure that might trigger of the convulsion and endotracheal intubation। मसल रिलैक्सेंट में भी क्या देना है? एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन अगर करना है, ये प्रोसीजर करनी है, उसके पहले हमको मसल रिलैक्सेंट देना है। डायूरेटिक्स में लैसिक्स है एग्जाम्पल, जो यूरिन रिटेन करने के लिए हेल्प होता है। और अदर ड्रग्स एज पर मदर कंडीशन, मदर में जो जो साइन एंड सिम्टम है उसके हिसाब से। अब ऑब्स्टेटिक मेजर, फर्स्ट हमने देखा जनरल मेजर्स, सेकंड हमने मेडिकल मेजर्स, उसमें मेडिसिन थी। अब ऑब्स्टेटिक मेजर्स में क्या आएगा? लेबर वाला। तो स्पॉन्टेनियस लेबर यूजुअली विद इन 6 आवर्स, स्पॉन्टेनियस लेबर हो सकता है 6 आवर में। इफ़ नॉट इंड्यूस लेबर बाय ऑक्सीटोसिन as long as there is no other indication for cesarean section and vaginal delivery is anticipated within 8 to 12 hours। इसमें क्या है? अगर स्पॉन्टेनियस लेबर होता है 6 आवर में तो ठीक है, नहीं तो हम ऑक्सीटोसिन लेके इंड्यूस भी कर सकते हैं लेबर। ठीक है। और वजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। उसके बाद इंट्रा एंड पोस्टपार्टम केयर मीन्स ड्यूरिंग डिलीवरी एंड द आफ्टर डिलीवरी क्या क्या कर सकते हैं। प्री इक्लाम्शिया में वो सब केयर हमको मदर को देनी है। ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है, एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन देना है। ठीक है। देन हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग केयर विथ इक्लाम्शिया। Nursing diagnosis according to the patient, antenatal period, intranatal period, postpartum period, health education. After the safe delivery, healthy mother and the baby. नर्स को फर्स्ट अपॉन डायग्नोस करने के लिए हेल्प करना है और पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से नर्सिंग डायग्नोसिस अप्लाई करने हैं। एंटीनेटल पीरियड में भी ऑब्जर्व करना है, इंट्रानेटल में भी और पोस्टपार्टम में भी। ठीक है। और अगर मदर सेफली डिलीवर्ड कर दे दी है, मदर भी हेल्दी है और बेबी भी, तो उसमें हेल्थ एजुकेशन देना है उनको। ठीक है। फॉलो अप करने के लिए, बेबी की कंडीशन अच्छे से मॉनिटर करने के लिए, बेबी में कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में चेक करने के लिए उनको बताना है। एज वेल एज मदर को भी उनके फॉलोअप के लिए आना है और उनका ब्लड प्रेशर चेक करते रहना है।